स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। आज अयोध्या में श्री राम मंदिर के शीर्ष पर भगवा धर्म ध्वज लहरा रहा है। आज का ये मौका न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से अहम है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी इसके बहुत ही बड़े मायने हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या से एक संदेश पूरी दुनिया को दिया। कहा, धर्म ध्वज सिर्फ ध्वज नहीं, पुनर्जागरण का प्रतीक, यानी हिंदुओं के पुनर्जागरण का वक्त शुरू हो चुका है और इसकी बानगी सियासी बिसात पर बिहार ने दिखा भी दी है। अब भगवा ब्रिगेड का अगला लक्ष्य बंगाल और उत्तर प्रदेश है। बीजेपी ने आज धर्म ध्वजा फहराकर राम मंदिर की दूसरी लहर पैदा करने की कोशिश की और इस लहर पर सवार होकर बीजेपी विजय रथ को बंगाल की ओर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2024 के बाद से जिस तरह बीजेपी का विजय अभियान एक के बाद एक राज्यों को भगवामय कर रहा है, उससे चिंतित यूपी में अखिलेश यादव भी हैं। आज जब अयोध्या में भव्य कार्यक्रम चल रहा था तो अखिलेश कहने लगे कि मंदिर वो भी बनवा रहे हैं। इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर बनने के बाद वो भी बाकी मंदिरों में दर्शन को जाएंगे। ममता भड़की हुई हैं, सीधी धमकी दे रही हैं कि उन पर अगर आघात हुआ तो पूरा देश हिलाकर रख देंगी। विपक्ष में बेचैनी इसीलिए भी है क्योंकि उन्हें हिंदुत्व का इंपैक्ट दिखने लगा है। साफ होने लगा है कि हिंदू अब जाति में नहीं बट रहा, धर्म के नाम पर, राम और कृष्ण के नाम पर एकजुट है। यही वजह है कि आज सुबह पीएम मोदी राम जन्मभूमि में धर्म ध्वज लहराते हैं तो शाम होते ही श्री कृष्ण से जुड़े कुरुक्षेत्र में उनसे जुड़े स्मारक का उद्घाटन करते हैं। मैसेज साफ है, हरे राम हरे कृष्ण के जरिए नया सियासी प्रण लिया गया है। सवाल यही है कि क्या अयोध्या से कोलकाता रामकृष्ण से ही रास्ता बनेगा? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आपको सुनवाते हैं पीएम मोदी का ऐलान और ममता की चुनौती। राम यानी आदर्श, राम यानी मर्यादा, राम यानी जीवन का सर्वोच्च चरित्र, राम यानी सत्य और पराक्रम का संगम, धर्म पथ पर चलने वाला व्यक्तित्व, जनता के सुख को सर्वोपरि रखना। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है, अगर समाज को सामर्थ्यवान बनाना है, तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। हमें अपने भीतर के राम की प्राण प्रतिष्ठा करनी होगी। ये कोविदार वृक्ष इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं तो हमारा वैभव इतिहास के पन्नों में दब जाता है। कोविदार वृक्ष हमें याद दिलाता है कि जब हम अपनी पहचान भूलते हैं तो हम स्वयं को खो देते हैं, और जब पहचान लौटती है तो राष्ट्र का आत्मविश्वास भी लौट आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, देश को आगे बढ़ना है तो अपनी विरासत पर गर्व करना होगा। চিরকাল সরকারে কেউ থাকে না। 2029 বড়ই ভয়ঙ্কর। তোমাদের সরকার থাকবে না। শকুনি মামারা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে ঠিক করে জায়গা রেখে দাও। আমায় বাংলায় আঘাত করলে, কারণ মানুষকে আঘাত করলে আমি মনে করি আমাকে আঘাত করছে। আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব, এটা মাথায় রেখো। ইলেকশনের পরে আমিও একটু দেশটা চষে বেড়াবো। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर, महासचिव आरएलडी, विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और संजय सरकार, नेता टीएमसी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। जो पिच आपने बरसों से तैयार की, अब उस पिच पर उतरकर चौके छक्के लगाने की तैयारी अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। अजय आलोक जी, अभी आपने ममता दी का बयान सुनाया। ममता दी कुकर की सीटी की तरह साए साए सीटी मार रही हैं, देश में जड़ें हिला दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अभी तो हमने कुकर में पानी भी नहीं डाला है। ये बदहवासी का नतीजा है। अखिलेश उधर एसआईआर कर रहे हैं, 27 में चुनाव होने हैं।
भाई मुझे यहाँ बैठे हुए विपक्ष के कोई नेता बता दें कि वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण से आपको दिक्कत क्या है? वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण क्यों ना हो? होना चाहिए ना, सब बोलेंगे होना चाहिए, तो फिर दिक्कत क्या है? बिहार में चुनाव का नतीजा एसआईआर है, सही में? अरे अपनी जड़ों का पता नहीं। आज प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि सतत पेड़ को देखो, जिसकी जड़ कट जाती है वो पेड़ नहीं खड़ा रहता है। इनकी जड़ें कट चुकी हैं, धरती पे ये खड़े नहीं हैं। इनको ये नहीं पता है कि इनके लगातार राम विरोध, इनके लगातार गैर हिंदू आचरण के कारण इस देश की जनता का कनेक्ट इनसे खोते जा रहा है। और ये कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा वाले, जिसको अंग्रेजी में वेस्ट में हम लोग वोक कहते हैं, ये वोक कल्चर में इतने घुसते जा रहे हैं कि ये अपनी परंपराओं से, अपनी धारणा से खत्म होते जा रहे हैं। ये गाली देने के चक्कर में कभी प्रभु श्री राम को क्रिटिसाइज कर देंगे, कहते हैं कि राम मंदिर पे ध्वजा भाजपा का ध्वजा है। अरे अगर राम मंदिर का ध्वजा भाजपा का ध्वजा, अगर ये आपकी सोच है, तो हर भाजपाई को उस ध्वजा पे गर्व है, हर हिंदू को उस ध्वजा पे गर्व है। जो राम मंदिर का अस्तित्व, राम को अस्तित्व ही नहीं मानते थे, जिनके कारण 500 साल हमारे राम लल्ला टेंट में पड़े रहे, और आज उस भव्य राम मंदिर को देख के इनकी छाती फटती है। तो ये हमारा दोष नहीं है। उसी उत्तर प्रदेश में रह के ये अखिलेश यादव गए नहीं आज तक रामलला के दर्शन करने, ये राहुल गांधी जी गए नहीं रामलला के दर्शन करने, ममता दीदी बंगाल से चिल्ला रही हैं कुकर के सीटी की तरह, फन फन बज रही हैं, देश में हिला दूंगी, लेकिन रामलला के दर्शन करने नहीं जाएंगी, क्योंकि जाएंगी तो वोट बिगड़ जाएगा। और हमारी पिच पे आके चौके छक्के खेलने, तो पूरी देश ही हमारी पिच है, आइए खेलिए हमारे साथ। मना किसने किया है भाई? अजय आलोक जी, आज तो अखिलेश यादव खेल के कह रहे पहले हैं ही ना, आउट हो रहे प्राची जी। अजय आलोक जी, अखिलेश यादव आज यही तो कह रहे हैं कि श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे। वो बता रहे हैं कि हम सब तो ईश्वर के बनाए मार्ग पर बस चलकर जाते हैं, आस्थावान रहें और सकारात्मक रहें। अच्छी अच्छी बातें तो कर ही रहे हैं, अपनी आस्था भी दिखा रहे हैं और मंदिर जाने के अपने संकल्प को भी दोहरा रहे हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनका ये संकल्प जरूर पूरा करें ईश्वर। 29 नहीं तो 27 नहीं तो 32 तक पूरा कर दे, क्योंकि जब तक उस अच्छे मार्ग पे नहीं चलेंगे सद्बुद्धि नहीं आएगी। इन लोग की सद्बुद्धि हर ली गई है, ये असुरी मानसिकता के हो चुके हैं। उसी असुरी मानसिकता में ये तरह तरह की बात बोलते रहते हैं। आपको याद है ना, रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 19 से आया था, तब से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तब क्या बोला इन्होंने, जब मंदिर निर्माण हो रहा था तब क्या बोला इन्होंने, जब मंदिर निर्माण के बाद रामलला के प्राण प्रतिष्ठान हो रहे थे 24 में, तब इन्होंने क्या क्या कहा था। ठीक, तो लगातार व्याख्या ये लोग खुद करते रहे, हमने नहीं की है व्याख्या। हम तो मनाते हैं कि इनको सद्बुद्धि भगवान के प्रभु करे दे दे, लेकिन चक्कर है कि इनके अंदर का हिंदू मर गया है। नहीं तो ये प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी बताएंगे। अब धर्मेंद्र यादव जी, क्या बिहार की सेमीफाइनल ने आपका भी पुनर्जागरण कर दिया है? आपको भी समझ में आ गया है कि ये पिच जो भारतीय जनता पार्टी लेकर चल रही है, इस पिच पर उतरना बड़ा जरूरी है, वरना परिणाम बिहार वाले उत्तर प्रदेश में रिपीट ना हो जाएं। इसलिए अब अपने मंदिर जाने के संकल्पों को दोहरा रहे हैं आपके नेता। प्राची जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ सकते हैं कि कोई धर्म और कोई आस्था राजनीतिक पिच हो सकता है। समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं मानती है। समाजवादी पार्टी का मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मन में जो मैल है, वो मैल निकालने की ज़रूरत है। इससे उनके सामने जो बाकी पार्टियां हैं, उनके दृष्टिकोण में मेरे ख्याल से समझ आएगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी अजय आलोक जी कह रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम टेंट में रहे। शायद इनको ये जानकारी नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम महल को छोड़कर 14 बरस वनवास में रहे। वनवास में रहने के बाद उन्होंने समाजवाद के माध्यम से पूरे देश को जो संदेश दिया, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बने। ये बात अजय आलोक जी को नहीं पता है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनने के लिए और मंदिर को मानने के लिए, आस्था को मानने के लिए, हिंदू धर्म को मानने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा स्थापित आदर्शों को मानने की जरूरत होती है। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सबसे पहला और सबसे बड़ा आदर्श स्थापित किया, वो ये था कि गृहस्थ जीवन में रह के कैसे एक उच्चतम आदर्श स्थापित करके समाज का निर्माण और राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने बताया था। मैं अजय आलोक जी से जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता और ध्वजारोहण में जो मुख्य लोग वहाँ दिख रहे थे, मोहन भागवत जी, क्या इन लोगों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उस प्रथम आदर्श का अनुसरण किया और अपने आप को बहुत बड़ा राम भक्त बताने की कोशिश करते हैं? अपने आप को राम भक्त बताइए, लेकिन दूसरे को छोटा करके मत देखिए। ये परंपरा मेरे ख्याल से गलत है। मोदी जी अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं। जो नॉन बायोलॉजिकल है वो किसी धार्मिक आयोजन का मुख्य अतिथि भी बनना चाहता है।
तो क्लियरिटी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है। आखिर वो भगवान से बड़ा अपने आप को करना चाहते हैं या भगवान से छोटा करना चाहते हैं? तो ये बताना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है उससे देश का कल्याण नहीं होगा, उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। विभेद करके आप किसी धर्म की स्थापना नहीं कर सकते हैं। धर्म हमेशा मानवता सिखाता है। इसी का अहंकार था भारतीय जनता पार्टी का। 2024 के चुनाव में अयोध्या की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक राजनीति को सिरे से खारिज किया और बताया कि भारत समानताओं का देश है, भारत में ऊंच नीच का भेद नहीं हो सकता है, भारत में विभेद नहीं कर सकते हैं, सभी धर्म के लोग मिलकर रहते हैं, संविधान सम्मत तरीके से रहते हैं। ये मैसेज अयोध्या से आया था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सद्बुद्धि देने के लिए इनको मैसेज दिया था और वो मैसेज प्रयागराज में भी मिला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो इसका ज्ञान बिल्कुल नहीं है। सद्बुद्धि लगता है मिल गई ना, एक अयोध्या हारने के बाद या 2024 के परिणामों के बाद। तो देख लीजिए इनका विजय रथ कैसे निकल पड़ा है। जिसको आपके नेता सेमीफाइनल घोषित करते हैं, उस सेमीफाइनल में आप देखिए ना कितने अच्छे रनों से ये जीत दर्ज करते हैं, कहीं नहीं टिकता विपक्ष इनके सामने। अब ये वाली सद्बुद्धि क्या अखिलेश यादव जी को भी मिल गई है? नहीं, आस्था को राजनीति से जोड़ने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। ठीक है, आस्था को अलग रहने दीजिए, राजनीति को अलग रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए जो किया है वो पूरे देश के सामने है। अगर आप लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरह नहीं रहने देना चाहते हैं तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ आपके मन में चोर है। आप मुझे बताइए कि अगर लोकतंत्र को निष्पक्ष रखना है तो जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी नियुक्ति में कमेटी में 3 लोग हुआ करते थे। एक पक्ष होता था, एक विपक्ष होता था और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता था जिसे हम निष्पक्ष मानते थे। आज तो कम से कम आस्था पर बात कर लेते। आज तो आपके नेता ने दिशा दिखाई है। आज तो आपके नेता ने कहा है पूर्णता ही पूर्णता की ओर ले जाती है। मैं तो वर्बैटम अखिलेश यादव जी को ही कोट कर रही हूँ। मुझे लगा आज आप उस बारे में तो कम से कम बात करेंगे, लेकिन चलिए आप खामियां गिना ही रहे हैं तो एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ अजय आलोक जी से। अजय आलोक जी, जवाब जो धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं सद्बुद्धि अयोध्या से ही मिलती है और आपको शायद मिल गई या मिलने वाली है अयोध्या के परिणाम जो आए थे 2024 में। प्रोफेसर साहब पता नहीं कौन सा ज्ञान अभी दे गए। पूरे देश ने सुना होगा कि समाजवाद की संरचना प्रभु श्री राम ने की थी। प्रोफेसर साहब का ज्ञान है कि प्रभु श्री राम के समय समाजवाद था। वाह रे प्रोफेसर साहब, अच्छे ज्ञान दे रहे हैं। दूसरा, प्रभु राम से सीखने की जरूरत है। तो प्रभु श्री राम के पहले आदर्श तो ये थे प्रोफेसर साहब कि उन्होंने अपने पिता का आज्ञा मानते हुए 14 साल का वनवास ग्रहण कर लिया था, जबकि पिता कह रहे थे कि मेरी आज्ञा मत मानो, लेकिन उन्होंने पिता माता का आज्ञा माना। और आपके नेता तो ऐसे हैं कि अपने पिता को धकिया के बाहर निकाल देते हैं, आज्ञा मानना तो दूर। अपने इतिहास में झांकिए प्रोफेसर साहब, दूसरों को ज्ञान देने के पहले प्रभु श्री राम की मर्यादा सिखा रहे हैं आप। गृहस्थ जीवन का मर्यादा आपके घर में कितने अच्छे मर्यादा, मैं कोट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि पर्सनल बातें हो जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी को आप बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो संन्यास का जीवन 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने ले लिया था, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती है, आप उनको व्यक्तिगत तौर पे टारगेट करते हैं। इसी सब के कारण, इन्हीं सब हरकतों के कारण आप साफ होते जा रहे हैं। गन्ने की खेती थी ना, मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार अच्छे से रोप के लगा दिया था, उसी की फसल काट ली 2012 तक। अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। 10 साल 15 साल मेहनत कीजिए यूपी में, तब फिर खेत में पौधे उधे लगेंगे। मुलायम सिंह की खेती को एक बार काट लिया, बार बार नहीं कटेगी, इसलिए साफ हो जाइएगा फिर से 27 में। इसी तरह से प्रभु श्री राम का बयान का बखान करते रहिएगा कि प्रभु श्री राम के समय समाजवाद था। नहीं धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले संजय सरकार जी और बाकी मेहमान है, सबसे एक रिएक्शन ले लूं, फिर उसके बाद आप काउंटर करते रहिएगा। संजय सरकार जी, अभी तो कारवा बढ़ा ही नहीं, आपकी नेता तो धमकाने पर आ गई, ये भारत को हिला देंगी, वो भारत को हिला देंगी। ये भारत को हिलाने वाली धमकी कहां से आ गई? आपका देश नहीं है क्या भारत? प्राची जी, जब आप स्टार्ट किए हैं तब बिहार चुनाव के लिए स्टार्ट किए हैं, मतलब जैसे बिहार में हो जाएगा उन, मतलब जहां पर स्टेट है वहां पर भी ऐसे हाल ना हो जाए। तो मेरे एक मन में एक चीज आया, मैं एक सोचा है, तो बिहार का गांधी मैदान तो आपको मालूम है शायद, सबसे बड़े मैदान होता है, वहां पर एक रेस हो रहा था। वो रेस में एक तरफ से राहुल जी खड़े थे, एक तरफ से मोदी जी खड़े थे, और पूरा देखने के लिए नौकर चाकर अमित शाह से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी को नेता चला गया। रेस था 800 मीटर का हार्ड रेस, एक तरफ से राहुल जी दौड़ेंगे, एक तरफ से मोदी जी दौड़ेंगे। चलिए दौड़ चालू हो गया, दौड़ चालू होते होते कि उसका शायद के हिसाब से राहुल जी थोड़ा आगे जा रहे हैं, 100 मीटर 150 मीटर क्रॉस करते 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 अमित जी की इशारा आ गया
तो एक व्यक्ति एक बाइक लेके अंदर में चला गया, मोदी को लेके फाइनल जो मतलब जो विनिंग पॉइंट है वहां पर जाके छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में सब मीडिया हल्ला मचाने लग गया, राहुल जी 300 मीटर कवर नहीं कर पाए, मोदी जी 800 मीटर कवर कर दिया। जैसे हेलमेट खोला देखा गया गणेश कुमार जी वो बाइक लेके चला गया था वहां पर। अब मैं समझ गया, लेकिन ये बंगाल का धरती है, यहाँ पर क्या मैदान में ममता दीदी और मोदी जी के बीच में जब रेस थोड़ा चालू होगा ना, यहाँ पर मतलब ये देखिए हारे झंडा लेके क्लियर करने के लिए रास्ता का झंडा में फिर डंडा रहेंगे, डंडा का फिर तेल पिलाओ लाठी भी रहेंगे। अगर इस तरफ से अगर बाइक वहां पर जाना चालू कर देंगे तो जनता जिस तरफ से देंगे, ममता जी 800 मीटर दौड़ के तो निकल जाएंगे, मोदी जी 300 मीटर दूर में पड़ा रहेंगे, क्यों मठ के अंदर पर घुसने नहीं देंगे, बाइक को भी घुसने नहीं देंगे, किसी को भी घुसने नहीं देंगे। हर तरफ से हम तैयार करके मैदान तैयार करके रख दिया है। अरे तो बीजेपी को हिलाइए ना संजय सरकार जी, बीजेपी को हिलाइए। ये बेईमानी का आरोप अगर आप बीजेपी पर लगाते हैं तो बीजेपी को हिलाइए। आप तो देश को हिलाने की बात कर रहे हैं संजय सरकार जी। आपने मान लिया है कि बीजेपी ही देश है, आपने मान लिया है कि बीजेपी ही भारत है। आप लड़िए ना, लेकिन आपकी नेता क्या कह रही है मैं बता देती हूँ। आपकी नेता क्या कह रही हैं कि अगर हमारे बंगाल पर आघात किया तो मैं अपने ऊपर आघात मानूंगी, मुझे आघात किया तो मैं पूरा भारत हिला दूंगी। याद रखना, मैं पूरा भारत हिला दूंगी। ये धमकी किसको दे रहे हैं पहले ये बताइए ना। कौन से गलती बोला? भारतीय जनता पार्टी जो सिस्टम में भारत में बना के रखे हैं तो पूरा भारत के हिलाने पड़ेंगे। अब से बंगाल से हिलाने से चलेंगे, दिल्ली हिलाने पड़ेंगे, वो महाराष्ट्र हिलाने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश हिलाने पड़ेंगे, जहां जहां इसको चुनाव आए चोरी को साथ में मालिक को आका बन गया है। मालिक पूछ रहे हैं नौकर को, अरे यार तू क्या कर दिया बिहार में, मेरे वर्ल्ड में मेरे खिलाफ बात चलना चालू हो गया। वो बोले मालिक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्टैट्यूबी के जो फॉर्मूला आप बोले थे हम तो प्रयोग कर दिया मालिक। कौन सी गलती कर दिया मालिक आप बताओ? हम तो स्टैट्यूबी बिहार में आपको दे दिए हैं, तो कौन सी गलती है बोलिए? तो मतलब स्टैट्यूबी जो हम बोलते रहते थे ना मोदी जी, वो स्टैट्यूबी का फॉर्मूला बिहार में लगा, लेकिन बंगाल में स्टैट्यूबी करने नहीं देंगे, टू को भी नहीं देंगे, ए को भी नहीं, बी को भी नहीं जाने देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संजय सरकार जी। अगर कोई बेईमानी हो रही है तो रोक आप ही सकते हैं, आपके नेता रोक सकते हैं। आप एकदम सजग रहिए, अपने बीएलओज को कहिए, आपकी तो सरकार है, बीएलओज जिस तरीके से आपकी नेता कह रही है वो सब देखिए, लेकिन भारत से बैर मत रखिए, भारत से बैर मत रखिए संजय सरकार जी। और ये भूल मत करिए ना, बीजेपी को भारत क्यों बना रहे हैं? बीजेपी तो आप ही की तरह एक राजनीतिक दल है ना, आप बीजेपी को भारत क्यों बना रहे हैं? दिक्कत ये है। और धमकी किसको दे रहे हैं आप? भारत हिलाने का मतलब समझ रहे हैं ना संजय सरकार जी, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? अच्छा अब रुक जाए, मैं आ रही हूँ अजय आलोक जी आपके पास। पहले सब अपने मेहमानों को एक बार चर्चा में ले आऊं। अब मलूक नागर जी आप सुन रहे हैं ना, चाहे टीएमसी वाले हों, चाहे ये अपने समाजवादी वाले यादव साहब हों, सबकी सब ये कह रहे हैं भाई चीटिंग से जीतते हैं आप लोग, और चीटिंग को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे आप राम का रास्ता दिखाइए, चाहे आप धर्म का रास्ता दिखाइए। अब विपक्ष समझ गया है कि रास्ते चलने वाले नहीं। देखिए प्राची जी, ये लोग जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन है और मैं सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और उसके बड़े नेता कन्फ्यूजन में है। 3 साल इनका अध्यक्ष ने बना कन्फ्यूजन। एलओपी अधीर रंजन राष्ट्र की पत्नी महामहिम राष्ट्रपति को कहता था, और जिस दिन खड़गे साहब बने उसी दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले। कुछ दिन बाद गंगा मैया में क्या मिल जाएगा डुबकी लगा से गंगा मैया के खिलाफ बोले। और जब चुनाव आते हैं तो यज्ञोपवीत जनेऊ पैर के मंदिरों में घूमते हैं। जब हरियाणा में चुनाव होता है जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग नौकरी पर लगाते हैं। बिहार में आमने सामने 12 लोग इनके आपस में देश की भाषा में सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन और बिहार की भाषा में महागठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, और राहुल जी यहाँ पे लड्डू और इमरती बना रहे हैं। इनमें आपस में तालमेल नहीं है, कन्फ्यूजन है। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया, इन्होंने तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करा, वो अपना आप कैंडिडेट बन गए, इन्होंने जाके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना दिया और कहते हैं अब कि बिहार में ये कर देंगे वो कर देंगे। खोदा पहाड़ निकली चुइयां। आज अगर ये अभी भी इस मंदिर के अयोध्या के खिलाफ बोल रहे हैं या कुछ का कुछ बात कर रहे हैं, तो जो सैकड़ों सालों से लड़ाई झगड़े और खबरें और कोर्ट कचहरी सबके बाद अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर वो मंदिर बना है और संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च व्यवस्था है, तो उस मंदिर को भी ग्रुपों में बांट रहे हैं
और जहां तक हमारी बात है ये समाजवादी की प्रोफेसर साहब के, इनके तो यदुवंशी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। ये कांग्रेस के साथ जाके इनके कंधे पर कांग्रेस 6 MP जीत गई और इन्हें अब मध्य प्रदेश में हटाओ अखिलेश पखलेश को, बिहार में इनकी बेइज्जती करी, महाराष्ट्र में बेइज्जती करी, महाराष्ट्र में इनके MLA थे वहां सीट नहीं दी, ये उनके साथ चिपके पड़े हैं। तो कांग्रेस तो मर रही है ही है, इन्हें भी ले डूबेगी, इन्हें समझना पड़ेगा। और 75 और 80% सनातन से जुड़े लोग हैं और उनकी चीजों को समझना पड़ेगा। चुनाव में ही जनेऊ पहन के मंदिरों में जाओगे, वो नकली, वो ढोंग अब नहीं चलेगा। जहां तक बात है इस देश में मुसलमानों की संविधान के अनुसार अगर बात होती है तो माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं सबका साथ सबका विकास, और मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इस्लाम के लोगों के बगैर ये देश पूरा नहीं होता। और जम्मू कश्मीर में अगर जाएं तो इंद्रेश जी जो RSS से संबंधित हैं, वो 600 किलोमीटर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पर जो गुजर बकरवाल जो गुजर मुसलमान रहते हैं उनके लिए जो सुविधा देने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में से गुलाम अली खटाना को जो राज्यसभा का MP बनाया है। तो ये जो इनका धर्म परिवर्तन कुछ लोगों का कर दिया गया था और जिनको कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियों ने 60 साल शोषण करा, वोट ले दिया कुछ नहीं, तो उनको आज अच्छा लग रहा है और वापसी हो रही है और वो लोग खुशी मना रहे हैं। और सनातन और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मंदिर में आज अगर चीजें अच्छी हो रही हैं, पूरा देश, बस खत्म कर रहा हूं जी, पूरा देश और पूरे वर्ल्ड में सब देख रहे हैं, तो इनको अच्छी बात की सराहना करनी चाहिए और कहीं कमी है तो कमी निकालनी चाहिए। तहसीन जी, आप देख रहे हैं कॉन्फिडेंस, चाहे अजय आलोक जी हो, चाहे एनडीए के उनके साथी मलूक नागर जी हो, चाहे एनडीए के किसी भी नेता से आप बात कर लीजिए, वो तो यही बताते हैं कि भाई विजय रथ अब ये रुकने वाला नहीं है। और आज एक बार फिर भगवा लहर पैदा करने की कोशिश अयोध्या से की गई है। अब कैसे करिएगा तैयारी बंगाल जीतने की? जय सिया राम प्राची जी। अव्वल तो अयोध्या के भव्य राम मंदिर पे जो भगवा ध्वज लहराया गया, सभी देशवासियों को, सभी पैनलिस्ट को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। 2 चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि भारत का जो संविधान है वो भगवान श्री राम से, आपको इस्लाम से रघुकुल रीत जी, जय श्री राम बोलने पर कहीं आपको इस्लाम से न निकाल दें यार। मुझे कोई कहा से नहीं निकाल सकता, मुझे कोई कहा से, विनोद जी आप तो मेरी चिंता करिए मत, आज तक मुझे कोई कहा से नहीं निकाल। बट देखिए, मैं तो मानता हूं भारत का संविधान बिल्कुल भगवान राम से आता है। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये बीजेपी जो कोशिश करती है भगवान श्री राम के आदर्श पे चलने की, आज दिल्ली में मैं इसलिए पूना में, क्योंकि पूरा जो पोल्यूशन हो चुका है, पूरे जो इनकी व्यवस्था है, वो क्या भगवान श्री राम के राम राज्य के रास्ते पे चल रही है भाजपा। कॉन्फिडेंस सबका होता है, कॉन्फिडेंस कुरुक्षेत्र में आज आदरणीय प्रधानमंत्री वहां पर भी गए थे, जो कॉन्फिडेंस है वो दुर्योधन का भी था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कौन भगवान श्री राम के रास्ते पे चलता है। और मैं मानता हूं भारत के लोग भगवान राम के रास्ते पे चलना चाहते हैं, और जो वर्तमान सरकार है वो पूरी तरह से बाधाएं डालने का काम करती है। ठीक है, नकल करने का काम करने दो भाजपा को, लेकिन ये वही भाजपा है, क्योंकि इतिहास में कहते मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जिन लोगों ने बोला 26/11 RSS की साजिश, शायद भाजपा के मेंबर्स है। जिन लोगों ने कहा कि मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं, वो भाजपा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है। मैं उस बात में, उस विषय में नहीं जाना चाहता। नरेश अग्रवाल जी ने क्या भगवान श्री राम के बारे में बोला, मैं वर्तमान इश्यू में आना। वर्तमान इशू ये है कि इतिहास में जाएंगे तहसीन जी तो फिर आपके भी पन्ने खुलने लग जाएंगे ना। बिल्कुल खुलने दीजिए, वो गलतियां हुई है, लेकिन वर्तमान में जो गलतियां ये कर रहे हैं, ये याद रखिए प्राची जी, इनको लगता है ये नहीं हारेंगे। रिश्तेदार है दुर्योधन, ये तय कर लो दुर्योधन इस देश में है कौन, आपके साधु साहब हैं या उनके रिश्तेदार हैं दुर्योधन? ये कौन है दुर्योधन, किसको कह रहे हो? अभी ये सरकार आपके साथ बैठे हैं, ये ममता जी के आदमी इनको है, ये बंगाल में आप और ममता लड़ रहे हो, ये है। साहब आप इतने बड़े मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जब तर्क ने व्यक्तिगत हमले करेंगे, कर दीजिए, कीजिए, उससे कोई नहीं। आप इतने बड़े MP, मैं भी कोशिश करूंगा एक दिन आपकी तरह मैं पार्लियामेंट में जाऊं, तो आप व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। अरे आप तर्कों पे बात कीजिए, तर्क पे मुझे चुनौती दीजिए। मैं तो मानता हूं, मैं तो उनको बधाई देता हूं बिहार में जीते। तहसीन भाई, जहां से मैं MP रहा, जहां से मैं विधायक रहा, हस्तिनापुर मेरे क्षेत्र में है, महाभारत से मुझे लगाव है। दुर्योधन और अर्जुन और भीम मैं बढ़िया जानता हूं, हमारे क्षेत्र में ही है हस्तिनापुर। तो दुर्योधन कौन है ये तय कर लो, जनता ने तय कर दिया दुर्योधन कौन है। बोले तहसीन जी, इतिहास के पन्नों में जाऊंगी तो बहुत सारे पन्ने खुल जाएंगे। आज तो आज पर बात करिए ना आप ही के, क्योंकि आप ही आपने हस्तिनापुर का जिक्र किया,
आप ही के हस्तिनापुर पे भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, जो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो दे दो, हमें 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से रहेंगे, परिजन पर हस्तिना उठाएंगे। भाजपा वो भी कर न सकी, आशीष समाज की ले न सकी, उल्टे विपक्ष को बांधने चली, जो था असाध्य साधने चली। जब नाश मनुष्य पर आता है, पहले विवेक मर जाता है। ये जो घमंड है, हम अनस्टॉपेबल है, हमें कोई नहीं हरा सकता, हराया ना अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में, हराया ना। अनस्टॉपेबल तभी भी घमंड था। अब की बार 400 बार मैं अकेला, सब पे भारी, पीछे आप ही के एमपीज बैठे थे, उनको ताली मारना पड़ा। इस देश की जनता ने हराई ना, और अब आप जीते, मैं आपको शाबाशी देता हूं, आप जीते, पर घमंड में मत रहिए। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा सर। सही है, संसद से निकल के संसद की बाउंड्री में राहुल गांधी जी कहते हैं देश की इकोनॉमी डेड। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने इकोनॉमी बढ़ाई, उसको भी डेड कर रहे हैं, देश को डेड कर रहे हैं। ये ममता जी के आदमी बैठ रहे हैं, देश को हिला रहे हैं। इन्हें लगता है एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सभी कुछ देश से बड़ा है। अच्छा, चलिए ठीक। देश बहुत बड़ा है। आपने कहा, छोटे से हो सब लोग। एक सेकंड मलूक नागर जी, मुझे अजय आलोक जी काउंटर करना चाह रहे हैं, तहसीन जी का उनसे काउंटर भी लेना है। उससे पहले विनोद बंसल जी चूंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चली जाती हूँ, फिर आ रही हूँ अजय आलोक जी आपके पास। यहाँ सभी धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। विनोद बंसल जी, अब तो खुशी की बात होनी चाहिए, जिस पुनर्जागरण का जिक्र किया आज प्रधानमंत्री ने, वो पुनर्जागरण लग रहा है सबका हो गया। अखिलेश यादव साहब भी आज कह रहे हैं भाई आस्था वाला मार्ग ही सकारात्मक मार्ग है। प्राची, मैं आपके सभी सुधी दर्शकों को और जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उन सबको जय श्री राम बोलते हुए कहूँगा कि आज वास्तव में एक भव्य दिव्य दिन है, जहाँ पर के तीन बातें एक साथ संयोग के साथ मिली हैं। एक तरफ जो है ना भगवान श्री राम की जो विवाह पंचमी है, तो दूसरी तरफ धर्म ध्वजा का लहराना। वो धर्म ध्वजा वास्तव में मैं राम मंदिर की धर्म ध्वजा नहीं मानता, वो राष्ट्र मंदिर की धर्म ध्वजा है। और आप देखिए कि धर्म के मार्ग पर राष्ट्र चल पड़ा है, और वो और सतत गति के साथ, तेज गति के साथ चलेगा। साथ ही साथ और हमारे महान गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जो है ना, वो अपने बलिदान दिवस भी है आज, वो भी स्मरण करने का दिन है कि किस प्रकार से मुगलों और आतंकियों और आताताई जो औरंगजेब ने उनका इसी दिल्ली के अंदर शीश कलम किया था। गुरुद्वारा शीशगंज इस बात का द्योतक है, उसको बार बार वो हमें चिढ़ाता है कि आखिरकार गुरु महाराज के साथ कैसे कैसे हुआ। आज भी जो परिस्थितियां बन रही है प्राची जी, वो परिस्थितियां कुछ उससे कम नहीं है। आज जिस तरह से रामद्रोहियों की एक फौज तैयार हो गई है भारत के अंदर, और आप देखिए आपके पैनल पर बैठे हुए विद्वान प्रवक्ता भी इस बात को कह रहे हैं कि हमें राजनीति के लिए हमें तो लाठी डंडों का भी इस्तेमाल करेंगे, हम राजनीति के लिए जो है ना नौकर और मालिक की व्यवस्था को हम बरकरार रखेंगे। आप देखिए कि ये जिस तरह से स्लेवरी के माइंडसेट से ये जी रहे हैं ना जी, और जिस तरह से लाठी डंडों की बात अभी बंगाल के अंदर अब होती आई है, अब नहीं होने वाली। अब चुनाव आयोग पहले से सख्त है, और अब SIR आने के बाद में सारे के सारे घुसपैठी सारे भाग रहे हैं। और आप देखिए कि अब राम राज्य की पुनर्वापसी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि जिस तरह से अब ये बाबर राज्य लाना चाहती है TMC, उसकी भी कलई खुल गई है। कुछ लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि जो राम मंदिर नहीं गए, राम मंदिर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने बनाया, ऐसा इनकी भ्रांति है। लेकिन वो राम मंदिर नहीं जाएंगे, वो बाबरी की इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जिनका नाम धर्मेंद्र है, नाम तो धर्मेंद्र है, मुझे धर्म पे चलने वाले व्यक्ति लगते हैं, लेकिन वो जो है ना अधर्म की बात क्यों करते हैं। आखिरकार आप तो जा सकते हो ना धर्मेंद्र जी, आप गए ना राम मंदिर नहीं गए। मुझे देखिए व्यक्तिगत रूप से ये सभी लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं प्राची जी, वो पार्टी उनको धर्म के मार्ग पर चलने नहीं देती, उनको कुधर्म और अधर्म के मार्ग पर लेके जाती है। और वो पहले से सीखा पढ़ा कर रखती है, कभी नहीं राम की बात मत करना, राम की बात करते के साथ ही आप तो हिंदू हो जाओगे। और आपको बात करनी है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की, जिहादी तुष्टीकरण की, आतंकियों को पालना पोसने की, और अब देखिए विघटनकारी शक्तियों को बल देने की। जिनके कैबिनेट में ऐसे व्यक्ति हों जो भारत माता को डायन कहते हों, जिनके चुने हुए जो प्रतिनिधि राज्यसभा में और लोकसभा में जाकर के अब वंदे मातरम का विरोध करते हुए तिरस्कार स्वरूप भाग जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन विनोद बंसल जी वो तो हो गई इतिहास की बात। आज देखिए पूर्णता की बात अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, राम मंदिर का जिक्र आप कर रहे हैं, तो वो भी केदारेश्वर मंदिर मना रहे हैं, वो भी केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने का संकल्प ले रहे हैं, और कह रहे हैं फिर उसके बाद अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूरा करेंगे। मैं पूछ लेती हूँ बाबरी तो बना सकते हैं, मंदिर बनाने का काम पूछ लेती हूँ ना विनोद बंसल जी, आपने केदार यादव जी का नाम लिया तो नहीं पूछ लेती हूँ।
धर्मेंद्र यादव जी बता दीजिए जरा, ये जो अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प है जिसे पूरा करने की बात आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, इसमें राम मंदिर शामिल है कि नहीं? आप प्राची जी पहले बंसल साहब के सवाल का जवाब दे दूं, उन्होंने निजी सवाल पूछे तो मैं इनके बताना चाहता हूं कि मेरे दो बड़े सौभाग्य हैं। एक तो मैं कृष्ण वंशज हूं, ये मेरा सौभाग्य है, आपको नहीं मिला, पता नहीं पिछले जन्म में आपने क्या किया होगा, भगवान ने सौभाग्य आपको नहीं दिया। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए भाई, बीच में मैंने नहीं बोला था। दूसरा मेरा जो बड़ा सौभाग्य है, मैं अयोध्या में, मेरी जन्मभूमि है, मैं पैदा हुआ हूँ अयोध्या में, ये मेरा दूसरा सौभाग्य है। और तीसरा जो बड़ा सौभाग्य वो आपको भी है, इस राष्ट्र में मुझे जन्म मिला है, इस देश की मिट्टी का मैं बेटा हूँ, ये मेरा तीसरा सौभाग्य है। अब रही बात आप दूसरी जो कह रहे थे, इटावा के अंदर, सुनिए, इटावा के अंदर जो देवों के देव हैं, देवों के, सुन लीजिए, इटावा में जो देवों के देव महादेव का भव्य मंदिर, महाकेदारेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें जाके आप माथा टेकिए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर का जो अहंकार वो निकलेगा, और धर्म और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो आपका जो अहंकार है वो धर्म को परिलक्षित नहीं करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इटावा में जाकर के महाकेदारेश्वर मंदिर का दर्शन करिए और देवों को देव महादेव का दर्शन करेंगे। तो इस सृष्टि में जितने धर्म हैं, सभी धर्म को संचालित करने वाले महादेव आप पर कृपा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर कृपा करेंगे, और राष्ट्र का निर्माण होगा, देश प्रगति के रास्ते पर चलेगा, फिर जाकर के हम समृद्धि की तरफ बढ़ेंगे। ऐसी मेरी कामना है। आपने अपने सौभाग्य का जिक्र किया। एक सौभाग्य ये कि आपको अयोध्या में जन्म लेने का ये सुअवसर मिला, आप अयोध्या में पैदा हुए हैं, तो अयोध्या में भी राम मंदिर है ना। अब बस इतना बता दीजिए कि वहां कब जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं लेकर जाते अब अपने नेता? कोई जो संकल्प पूरा करने की बात है, ये बताइए ना, राम मंदिर इसमें शामिल है कि नहीं, हाँ या ना? धर्म में एक संकल्प बहुत बड़ा चीज होता है। अगर ये संकल्प लिया गया है कि महादेव के मंदिर महाकेदारेश्वर का जब पूर्णता हो जाएगी, उसमें उसके अलावा सारे मंदिरों में जाएगा, तो निश्चित रूप से अयोध्या का मंदिर उसमें शामिल ही है। हाँ। उसमें कोई दो बात तो है नहीं। तो इस बात में कोई ऐसा सवाल नहीं है कि इसमें पूछा जाए। ठीक है, कोई ऐसा सवाल नहीं है भैया। वो राम मंदिर जाएंगे विनोद बंसल जी, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब रही बात थोड़ी चीटिंग की बात कर रहे थे संजय सरकार जी, इसलिए भारत हिलाने की बात कर रहे थे। मंदिर गए कि नहीं मुझे बताइए ना। मैं एक सेकंड विनोद बंसल जी, मैं अजय आलोक जी को लेकर आ रही हूँ चर्चा में, क्योंकि सारे प्रश्न उनसे ही पूछे जा रहे हैं। एक सेकंड विनोद बंसल जी, जवाब अजय आलोक जी आपकी तरफ से जवाब। मैं आ रही हूँ, फिर धर्मेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। संजय सरकार जी ने जब अपनी बात की शुरुआत की, धर्मेंद्र यादव जी जब कह रहे थे, तहसीन जी भी जब कह रहे थे, तीनों एक ही बात कह रहे हैं कि अहंकार किसी का नहीं चलता, चीटिंग से तो कोई भी जीत जाता है। देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी संजय जी रुकता है, इसलिए ना टीपू का अहंकार चला। बोले अजय आलोक जी। इसलिए ना टीपू का अहंकार चला, ना तेजस्वी का अहंकार चला, ना लालू का अहंकार चला, ना राहुल गांधी का अहंकार चला। अहंकार तो सही में नहीं चलता है। प्रोफेसर साहब ने फिर ज्ञानवर्धन कर दिया मेरा, कहा कि महादेश्वर का जी का इटावा में मंदिर बन रहा है। नाम ही नहीं ले पा रहे। अरे भाई, महादेव हो चाहे प्रभु श्री राम हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, भगवान कोई भी हो, एक ही होता है, नाम अलग होते हैं। धर्म की इतनी व्याख्या तो कम से कम सीख लीजिए। अरे भाई, एक मिनट, धर्म की बात मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, अब अचानक बेचैनी क्यों हो गई? भगवान को भी बांटने लगे आप लोग, भगवान को ही बांटने लगे कि इस मंदिर का संकल्प जब तक पूरा नहीं होगा कोई और मंदिर नहीं जाएंगे। अलग अलग भगवान है क्या? हमारे प्रभु एक है, हमारी देवी एक है, बांटिए मत इसको। हिम्मत है तो दूसरे को जरा बांट के दिखाइए ना, आपको बांट देगा। इसलिए धर्म की व्याख्या इस तरह से नहीं करनी चाहिए। मंदिर जाना है ये कोई मतलब नहीं होता है कि वो मंदिर जब तक पूरा नहीं होगा तब तक किसी मंदिर को नहीं जाएंगे। किसको समझा रहे हैं? मूर्ख समझा हुआ है क्या देश की जनता को? अगर इतना ही महादेव का ख्याल था तो 2012 से लेकर 17 तक काशी विश्वनाथ को क्यों बांध के रखा था? क्यों नहीं उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया? क्यों नहीं कॉरिडोर बनाया? आज बड़े महादेव याद आ रहे हैं आपको? आपके लक्षण लोग जानते हैं। कुंभ जैसे महातीर्थ में आपने मुख्य ट्रस्टी आजम खान को बना दिया था। ये तो आपके धर्म के प्रति आस्था है, इसलिए आपके धर्म की आस्था क्या है हम सब जानते हैं। अब आइए जरा इन पे, तहसीन जी बहुत बोल रहे थे दुर्योधन। तहसीन भाई, दुर्योधन नहीं है राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी हिंदू नहीं है। दुर्योधन की मां गांधारी थी, जिनमें तेजस्वी शक्ति थी, जिन्होंने अपने जीवन को सिर्फ अपने पति के लिए जीवन भर अपने आंख पे पट्टी बांध ली। सोनिया गांधी गांधारी नहीं हो सकती हैं। इसलिए कृपया करके राहुल गांधी जी को दुर्योधन की संज्ञा मत दें। हमारे हिंदू संस्कृति में दुर्योधन को भी महान मनाया जाता है। उसने गलती की थी, उसको गलती की सजा मिली, ठीक है ना? तो दुर्योधन राहुल गांधी नहीं है, क्योंकि वो हिंदू नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म की इस तरह से व्याख्या करना फिर हिंदू धर्म का अपमान करना होता है, जो आप लोग बार बार करते हैं। अब आते हैं संजय सरकार जी पे। संजय सरकार जी, मोटरसाइकिल की रेस नहीं चल रही थी जहां मोदी जी घुस गए, अमित शाह को बैठा के ले गया, जीत गया।
मोटरसाइकिल की रेस बंगाल में चल रही है, हर बॉर्डर पे जाके देखिए, मोटरसाइकिल नहीं, बैलगाड़ी पे, बस पे बैठ बैठ के वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं बांग्लादेशी, और इसीलिए दीदी का बीपी हाई हो रहा है। कितने वोट का अंतर था हमारे आप में पिछले चुनाव में? 17 लाख। अरे आ जाएंगे, भाग गए कहीं 25 लाख बांग्लादेशी वापस डर के मारे ना। तो कहां जाएंगी दीदी? देश को नहीं हिलाएंगी। दीदी का पांव जब निकलता है ना बंगाल से तो बांग्लादेश में घुसता है, हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं घुसता है। तो दीदी के लिए एक सलाह है, बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ रही है बांग्लादेश में, जाइए वहां पे चुनाव लड़िए। इस बात का राहुल जवाब तो गांधी जी दीजिए संजय सरकार पॉपुलर है जी। पाकिस्तान में, इटली में। संजय सरकार जी, घुसपैठिए अगर देश छोड़ेंगे, घुसपैठिए अगर बंगाल को छोड़ देंगे तो क्या देश हिलाने की बात की जाएगी? तो अच्छी बात है ना, आप भी स्वागत करेंगे ही। देखिए, शायद आप जहां से जान के आए हैं जानकारी आपको नहीं है, ठीक है ना आलोक जी, आपको बीच में हम नहीं बोला है। शायद आप बोलेंगे तो हम ऐसे करेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे लास्ट तक। मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, हम आपको बीच में नहीं बोला है। अच्छा, घुसपैठिए का मैटर आ रहे हैं तो बहुत सारे सवाल है यहाँ पर मेरे ऊपर में। प्राची जी बीच में मत टोकिए। लोकतंत्र में जैसे बोलने का जितना अधिकार है, हमको भी उतना ही बोलने का अधिकार है। ज्यादा बोलिए आप, बोलिए। ठीक है, लेकिन जो घुसपैठिया मैटर, मतलब घुसपैठी 110% चला जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, एनसीआईबी का फुल फॉर्म अगर आलोक जी जानते हैं, बोलिए ना, एनसीआईबी का फुल फॉर्म क्या है? गृह मंत्री के अंडर में पड़ता है, फुल फॉर्म बोलिए ना, हम आपको मान जाएंगे। बहुत बड़ा घुसपैठी के मैटर में बोलते, पहले बोलिए एनसीआईबी का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए बोलिए ना आलोक जी, बोलिए। अभी आपको तो सवाल पूछ रहे हैं, क्यों ये बोल नहीं पाएंगे? नहीं पाएंगे। आप जितना चुप रहेंगे उतना आपको पार्टी का तो ऐसा है, आप अंगुली पकड़ के चलने पड़ता है ना, कंधों पकड़ के चलने पड़ता है। आप तो पहले कांग्रेस को साथ में थे तो आपका एमपी बनता था, समाजवादी को साथ में थे आपका एमपी बनता था, अभी भाजपा को साथ में गया था आपका एमपी बना। आप अंगुली और कंधे पकड़े, मतलब बचपन में अंगुली पकड़ के चलता है, और जब बुजुर्ग में होता है तो कंधों पकड़ के चलता है। मतलब आपको बोलिए, आप बोलिए, हम किसी से नहीं, हम अकेले का गोल पे 215 हम अकेले का सुनिए ना। अच्छा बोले संजय सरकार जी, अच्छा बोले सर, कंप्लीट करें। का बल पे हम 29 एमपी जीते हैं और अकेले का बल पे 215 विधायक जीता है। किसी को अंगुली पकड़े नहीं, किसी को कंधों भी नहीं पकड़ा है। ये तो मेरा है, सरकार नहीं हो, सरकार नहीं हो, नाम सरकार है, नकली सरकार तुम कहेंगे नहीं, एक देश की सरकार केवल हो और तुम्हारा नाम नकली सरकार है। ज्यादा कूदो मत प्लीज, इसलिए आलोक कुछ मत बोलो। अच्छा रुक जाए संजय सरकार जी, अरे चूंकि आपने इनके साथी से सवाल पूछा था, तो ये तो एनडीए बताता ही है ये लोग कितने इंटैक्ट हैं। आप उंगली पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या बंगाल में किसी को उंगली नहीं पकड़ने देंगे ना? सुनिए, आपको मैं बोलता हूँ, ये अकेला लड़ेंगे ना, हर बूथ में जमानत जब्त हो जाएंगे इनको। मैं आपको जावा को सच कर रहा हूँ, कम से कम जमानत जब्त हो जाएंगे, सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोगों, तुमको सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन थमता नहीं, देश को क्या संभालोगे? अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को पहचानो, वास्तविकता में आओ। मुझे एक सवाल का जवाब लेना है संजय सरकार जी से। संजय सरकार जी, ये क्लियर नहीं हुआ आपका घुसपैठियों पर, जरा बताइए ना, ये आपत्ति किस बात की है? ये भारत क्यों हिलाना चाह रहे हैं आप? बोलिए। नहीं सुनिए, आपको एनसीआईबी बोल रहा है, मतलब नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्री के अंडर में होता। भारत में 5 करोड़ गृह, मतलब जो घुसपैठी है, और जिम्मेवारी किनका है? अमित शाह का। बॉर्डर अमित शाह का मालिक वो है, बीएसएफ का मालिक वो है, आईबी को मालिक वो है, एनआईए के मालिक वो है, रॉ का मालिक प्रधानमंत्री है, उसको अंडर कंट्रोल बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आप घुसपैठी बॉर्डर पे नहीं रुक पाता है तो आप कहां बोलेंगे? और रह गया क्या बोले हिंदू के बारे में, मैं बताना चाहता हूँ। जब 2008 में अक्टूबर 13 अक्टूबर को गुजरात में मतलब जब गांधीनगर शहर में 80 मंदिर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री था, गांधीनगर शहर बनाने के लिए तोड़ा गया था। काशी विश्वनाथ तोड़ कितना मंदिर तोड़ा? आपको भी मानो शंकराचार्य जी बोला, शायद औरंगजेब इतना मंदिर नहीं तोड़ा जितना मंदिर भाजपा ने तोड़ा है। हाल में जैसे बिग कंपनी से चंदा लेते हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजय सरकार जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आप लड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, देश को ना बीच में लेकर आइए, देश को बीच में लेकर मत आइए, और अपने वोटर्स के अपीजमेंट के लिए कम से कम बाबरी का जिक्र फिर से मत करिए ना। टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं बंगाल में,
ये आप जानते हैं हाँ, ना वो भी बोलेंगे। भाई, यहाँ हम आपको राम मालूम मंदिर है। की व्याख्या कर रहे हैं, हम धर्म ध्वजा की बात कर रहे हैं और आपके नेता कहते हैं हम बाबरी बना देंगे। ये मत करिए। आइए तहसीन जी, रुक जाए थोड़ा। संजय सरकार, प्राची जी दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि जो घुसपैठिए हमारे देश में अवैध तरीके से है, उनको डंडा लगा के, डंडा मारते मारते भेजना चाहिए वापस बांग्लादेश। नो इफ नो बट। तो मैंने कहा कि एनसीआईबी का थोड़ा मैं भी डेटा पढ़ लूं, मैं भी पढ़ लूं कि कितने घुसपैठियों को यूपीए ने डंडा लगाया और कितने आदरणीय मोदी जी की सरकार ने लगाया। और मुझे लगा कि मोदी जी की सरकार ने तो बहुत लगाया होगा डंडा। फिर एनसीआरबी का डेटा निकला पार्लियामेंट का, इंडिया टीवी की वेबसाइट पे 89,000 राउंड फिगर में मनमोहन सिंह जी की सरकार निकाली। कमजोर सरकार थी। मोदी जी की सरकार 2014 से 2019 में 2,500 निकाली, राउंड फिगर में बात करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री बिहार गए, जैसे अजय भाई आते, घुसपैठिया, चुनाव खत्म हो गया, एक घुसपैठिए का हमने तस्वीर नहीं लिखा, अपने बाहर निकाला। भैया आप वही करो, आपको बोलना है, करना कम है। दिक्कत आपकी वो है भाजपा की। मैं ये नहीं कह रहा आप चुनाव नहीं जीते, बिल्कुल आप चुनाव जीते, इसके लिए आपको बताइए, लेकिन आपका ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस क्या है? आप ये जो आंकड़े, तो गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जिस विधायक का आपने जिक्र किया, टीएमसी के विधायक जो कहते हैं बाबरी मस्जिद बनाना, उसका इतिहास भी मैंने पढ़ा प्राची जी। हाँ। वो पहले टीएमसी में थे, फिर वो देशभक्त बने, भाजपा में गए, टीएमसी में आ गए, अब टीएमसी ने उनको सस्पेंड कर दिया। ये ऐसे चले ठीक है, लेकिन बयान तो टीएमसी ने आकर दिया ना तहसीन पूनावाला जी। फिर वही बात, इतिहास के पन्ने पलटों की तो बहुत सारी बातें हैं जो आ जाएंगी, जिसका जवाब तहसीन जी आप बहुत सहज भाव से दे देते हैं। कभी कभी ऐसा दे देते हैं जो शायद कांग्रेस को भी नहीं पता। खैर, मेरे पास इतना ही समय था, मैं नहीं आ पाऊंगी किसी के पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।